हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्पीकिंग, अर्थात वाचन या बोलने की विधियाँ। बालक में बोलने की क्रिया के विकास में अनुकरण का अर्थात इमिटेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के सामाजिक परिवेश में उपस्थित अन्य लोग जिस प्रकार से बोलते दिखाई देंगे, बालक उन्हीं का अनुकरण करेगा। प्रारंभ में शिशु ध्वनियों का अनुकरण नहीं कर पाता, केवल सामान्य ध्वनियों का ही अनुकरण करता है। 1 वर्ष की आयु के बाद वह विशेष ध्वनियों का भी अनुकरण करने लगता है। इसमें भी वह पहले स्वर वर्णों का अनुकरण करता है और बाद में व्यंजन वर्णों का अनुकरण करता है। अनुकरण के इस महत्व से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण के द्वारा बालक के उच्चारण को शुद्ध बनाया जा सकता है। कभी कभी बालक कुटलाना और हकलाना भी अनुकरण से ही सीखता है। बालक विभिन्न शब्दों का अर्थ संबद्धता अर्थात कंडीशनिंग के द्वारा ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए, जब उसे बिल्ली दिखाकर उसके सामने बिल्ली शब्द बोला जाता है, यानी कि पहले कभी उसने बिल्ली को कई बार देख लिया है और बताया गया है कि बिल्ली है, और एक समय ऐसा आता है जब बिल्ली उसके सामने नहीं होती है और बिल्ली शब्द बोला जाता है, तो बिल्ली की आकृति और बिल्ली शब्द से संबद्धता स्थापित करके वह बिल्ली शब्द का अर्थ जान लेता है। इसी प्रकार जब बालक को ये बतलाया जाता है कि कोई व्यक्ति उसका मामा या दादा है, तो उन जैसे सभी व्यक्तियों को वह इस प्रकार से अंकल, मामा, दादा आदि समझता है। संबद्धता के विकास के साथ साथ बालक नए नए अर्थों को सीखता है। बोलना सीखने में प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का बड़ा महत्व है। यदि बिना बोले ही बालक की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो वह बोलने का प्रयास नहीं करता। यदि बालक की आवश्यकताएं रोने से अथवा यानी कि तुलनात्मक तरीके से, जैसे दूसरों की आवश्यकताएं उसकी भी हो रही हैं, अथवा जो तोतली बोली है उसके द्वारा हो जाती हैं या इशारों से ही पूरी हो जाती हैं, तो वह सही बोलने का प्रयास ही नहीं करता है। क्योंकि हम कई घरों में देखते हैं कि बच्चों को लाड़ प्यारे के साथ सभी पालते हैं, लेकिन समझदारी से कम लोग पाल पाते हैं। और कहीं बालक रो न जाए और बोलने का प्रयास भी नहीं कर पाता, उससे पहले उसको वो चीज़ पकड़ा दी जाती है, भले ही उसके काम की हो अथवा ना हो। तो इस स्थिति में उसकी बोलने की क्रिया का विकास नहीं हो पाता है। बालक को बोलने के लिए प्रेरित करने वाली आवश्यकताओं में मुख्य हैं अपनी आवश्यकताओं को बताना, मन में आए हुए विचारों को प्रकट करना, जिज्ञासा को शांत करने के लिए वातावरण संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना तथा अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करना। बालकों को उपयुक्त प्रेरणा देकर बोलना सीखने में उसकी सहायता की जा सकती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ स्पीकिंग अर्थात बोलने की विधियाँ। तो इसमें सबसे पहले विधि हम देख रहे हैं अक्षर बोध विधि। यह सबसे प्राचीन विधि है। इसमें सर्वप्रथम स्वर तथा व्यंजन शब्दों को पढ़ाया जाता है। इस विधि में अक्षर की ध्वनियों को प्रधानता दी जाती है। स्वर शिक्षा में बालक को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद बालक स्वर एवं व्यंजन का मिलान सीखता है। इसी मिलान वाक्यों की रचना में सहायता करता है। ये सही मिलान होता है, यही मिलान वाक्यों की रचना में सहायता करता है। बालक पूर्ण वाक्य की रचना करके वाचन करने लगता है। अक्षरों का मिलान सिखाया जाता है। इसके बाद शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। अक्षर बोध विधि से बालकों का उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर, शब्द तथा वाक्य का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। अक्षरों में स्वरों तथा व्यंजनों को मिलाने से नए शब्दों की रचना होती है। इस विधि से व्याकरण तथा भाषा संबंधी नियम का बोध भी सरलता से होता है। इस विधि का दोष यह है कि ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अक्षर स्वरूप को महत्व नहीं देते हैं, बिना स्वर के व्यंजनों को निरर्थक मानते हैं। इस विधि में अक्षर बोध में अधिक समय लगता है। बालकों में सीखने की रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे देखो और कहो विधि। इस विधि में अक्षरों के बोध के स्थान पर शब्द बोध कराया जाता है। चित्र देखकर बालक को स्वयं ही उस शब्द का ध्यान आ जाता है।
याद आ जाता है। चित्र ऊपर अथवा नीचे बना रहता है, उसे देखो और कहो। बालक देखकर समझने का प्रयास करता है, फिर बोलता है। चित्र बालक के परिचय की परिधि में हो, इसलिए बालकों के स्तर की वस्तुओं के चित्र तैयार किए जाते हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। चित्रों को श्यामपट्ट पर भी बनाया जा सकता है। इस विधि की विशेषता है रोचकता, आकर्षण और मनोहरता। चित्रों के साथ शब्द चित्र बालकों के मानसिक पटल पर छा जाते हैं। इन शब्दों और चित्रों के आधार पर वर्णमाला का ज्ञान भी दे दिया जाता है। इसमें क्रिया विपरीत होती है। बालक शब्दों को सीखने के बाद उनके अक्षरों को सीखता है। इस विधि से प्रचलित शब्दों का वाचन सरलता से सीख जाते हैं, परंतु क्रिया एवं भाव संबंधी शब्दों के चित्र नहीं बनाए जा सकते। ये विधि अंग्रेजी के वाचन शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है, हिंदी भाषा में वाचन शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुकरण विधि। बालक अनुकरण विधि से ही अधिक सीखते हैं, परंतु हिंदी में अंग्रेजी की अपेक्षा कम उपयोगी है। हिंदी में प्रत्येक अक्षर की ध्वनि निश्चित है, जबकि अंग्रेजी अक्षर की ध्वनि निश्चित नहीं है। एक ही अक्षर डी का प्रयोग दा तथा डा दोनों ध्वनियों के लिए होता है। शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण जीवन पर्यंत छात्रों के काम आता है। शिक्षक के उच्चारण अनुकरण से ही बालक शुद्ध उच्चारण सीखते हैं, जिससे वाचन में शुद्धता आती है और भावपूर्ण वाचन सीखता है। अनुकरण विधि के लिए शिक्षक के वाचन में भावपूर्ण और शुद्ध उच्चारण आना आवश्यक हो जाता है। सामूहिक वाचन प्रविधि द्वारा या सामूहिक वाचन प्रविधि द्वारा अनुकरण विधि को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कविताओं एवं गीतों को सीखने में सामूहिक अभ्यास कराया जाता है। कठिन शब्दों को सामूहिक उच्चारण के अभ्यास से वाचन को भावपूर्ण तथा शुद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामूहिक वाचन में बालक स्वाभाविक रूप से शुद्ध उच्चारण कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अंतर्गत ध्वनि की समानता रखने वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। एक सी ध्वनि के कारण छात्र एक साथ सरलता से सीख लेते हैं। धर्म, कर्म, मर्म, गर्म समान ध्वनि के शब्द हैं। इसी प्रकार क्रम, श्रम, विरम शब्दों में समान ध्वनि है। इस विधि में कभी कभी अनावश्यक शब्द भी सीखने पड़ते हैं, जिन्हें हम प्रयोग में नहीं लाते हैं तथा कुछ अशुद्ध भी होते हैं। इस विधि का प्रयोग सीमित शब्दों के उच्चारण सिखाने में किया जाता है। वाचन में इस विधि का उपयोग सीमित है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा शिक्षण की तकनीकी विधि। लेकिन उससे पहले है वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि के विषय में प्रकाश डालेंगे। अक्षरबोध विधि में अक्षर की ध्वनि से देखो और कहो विधि में शब्दों से शिक्षण प्रारंभ करते हैं। वाक्य विधि में शब्दों से प्रारंभ न करके वाक्यों से शिक्षण का प्रारंभ किया जाता है। इस आरोही क्रम अक्षर से शब्द से वाक्य का प्रयोग किया जाता है। लिखने तथा पढ़ने के पूर्व ही बालक पूर्ण वाक्य बोलता और सुनता है। इसलिए शिक्षण वाक्य से प्रारंभ करना या शिक्षण वाक्य से करना मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है। आरंभ में वाक्यों का स्वरूप 2 शब्दों का फिर 3 शब्दों का होना चाहिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे संगीत विधि। इसमें संगीत के माध्यम से जो है बालकों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, अर्थात एक तरह से गाकर कविताओं का गायन, दोहा चौपाइयों का गायन संगीत के साथ साथ कराया जाता है और बालक को जो है बोलने का कौशल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तकनीक विधि या भाषा शिक्षण की तकनीक विधि। आज शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा तकनीक का विकास हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण में मशीनों तथा चित्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। भाषा प्रयोगशाला का भी विकास हुआ है। इस प्रयोगशाला में वाचन तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण के विकास पर बल दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त रेडियो, दूरदर्शन, ग्रामोफोन, टेप, रिकॉर्डर आदि के द्वारा भी वाचन तथा भाषा सीखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए ऑडियो टेप तथा वीडियो टेप का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन तथा रेडियो छात्रों को विशिष्ट व्यक्तियों की भाषा सुनने में सहायक होते हैं। इनमें क्रमबद्धता, भाव विभोरता, भाषा का चयन तथा वाचन शैली का अनुसरण करते हैं। बालक संगीत को सुनकर तथा चित्रहार स्वाभाविक रूप से स्मरण कर लेते हैं। दूरदर्शन पर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आने लगे हैं। प्रातःकाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्यक्रम आते हैं, जिसे दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। आजकल तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग भी भाषा शिक्षण में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनके अलावा हम देखेंगे कहानी विधि। कहानी विधि में बालक अधिक रुचि लेते हैं। कहानी को 4-5 वाक्यों में पूर्ण करके सुनानी चाहिए, यानी कि या तो भागों में कर, बड़ी कहानी है तो भागों में कर लेनी चाहिए, वरना 5-5 वाक्यों के भाग कर लेने चाहिए। चित्रों की सहायता से कहानी विधि अधिक प्रभावशाली होती है। चित्रों को देखकर, वाक्यों को पढ़कर कहानी का पूर्ण ज्ञान दूरदर्शिता से किया जाता है। भाषा प्रवाह कहानी से ही विकसित होती है। कहानी विधि में छात्र अनुकरण से सीखते हैं। कहानी कहते समय भाषा की शुद्धता तथा भाव पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। कहानी विधि से वाचन सीखते हैं तथा मनोरंजन भी होता है। कहानी विधि से उत्सुकता बढ़ती है और प्रेरणा भी मिलती है। आज की इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ स्पीकिंग अर्थात बोलने की विधियों के विषय में जाना और समझा। इनके अलावा कुछ विधियां हैं जो इस प्रकार से हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर कहें तो बताई गई हैं। संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक विधियों में शब्द विधि, वाक्यांश विधि तथा वाक्य विधि को सम्मिलित किया जाता है। शब्द विधि में देखो और कहो विधि का विशेष महत्व है। संश्लेषणात्मक विधियों में वर्णमाला विधि, ध्वन्यात्मक विधि और अक्षर विधि को सम्मिलित करते हुए किया जाता है। वाचन की दृष्टि से अक्षर विधि का विशेष महत्व है। इसका वर्णन भी किया जा चुका है, जो कि सामान्य विधियां जो इससे पहले जिनका वर्णन किया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।